नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मेरा नाम है नरेश उपाध्याय और चलिए बात करते हैं आज के अपने इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर की। उम्मीद करता हूँ आप सभी साथी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त है। बेसिकली जो आज अपने पार्ट पे बात करने वाले प्रेपोजिशंस अपने पढ़ ही रहे, ठीक है ना। तो प्रेपोजिशंस में अपने कई सारे सेक्शंस हैं वो देख रहे हैं साथियों। साथ ही साथ इसके अंदर अपने कहीं ना कहीं जो भी इनसे संबंधित फ्रेजल वर्ब्स रहती है उनके ऊपर भी बात करते हैं। कोई खास अगर अपने पास फ्रेजल वर्ब आती है उसके ऊपर भी अपने बातचीत कर लेते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर अपने जो फिक्स प्रेपोजिशन है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं भाई। फिक्स प्रेपोजिशंस के ऊपर भी बातचीत अपनी चलती रहती है। 2-3 दिन हो गए अपने इस टॉपिक को चलते हुए, पर जब तक खास प्रेपोजिशंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए इंपॉर्टेंट बनती है उनके बारे में अपने बात कर रहे हैं। सभी साथियों नमस्कार, राधे राधे। करते हैं लेक्चर की शुरुआत। टाइम अपने पास थोड़ा कम रहता है तो बेसिकली आज जो अपने बात करने वाले हैं करते हैं उसके बारे में लिखता हूं मैं थोड़ा बहुत आपके लिए। आज जो अपने बात करने वाले ना वो एक इन प्रेपोजिशन है, लेकिन इनमें भी सबसे ज्यादा खास जो पैटर्न बनता है ना पहले वो समझते हैं अपने। याद रखिएगा क्या क्या पैटर्न है। एक वर्ब है जी अपने पास डाई, DIE डाई। इस डाई के साथ आपको इनका भी प्रयोग होता है, ऑफ का भी प्रयोग होता है, फ्रॉम का भी प्रयोग होता है। कई सारे सेक्शन है जो एक स्टूडेंट को पता होने चाहिए। आमतौर पर डाई के साथ एक तो प्रेपोजिशन आती है ऑफ। डाई के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है? ऑफ। लेकिन ये कब भाई साहब? जब किसी भी व्यक्ति की किसी बीमारी से मृत्यु हो जाती है। बीमारी से मृत्यु, क्योंकि डाई का मतलब मरना। तो किसी बीमारी से अगर व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो मरता है, तब आमतौर पर डाई के साथ प्रेपोजिशन आप कौन सी लगाइएगा जी, है ना। टाइम 2 घंटे करवा दो, जल्दी होगा भाई, ठीक है ना। अभी टाइम मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि क्लासेस से पहले बाद में कई सारे ऐसे सेक्शन रहते हैं ना, और भी आपके सब्जेक्ट्स वगैरह की क्लासेस चल रही होती है ना, इसलिए भाई। तो नेक्स्ट है जी अपने पास डाई के साथ ऑफ है। किसी बीमारी से किसी व्यक्ति की मौत जो हो जाती है तब डाई के साथ ऑफ आता है। एक तो ये बात अपने को ध्यान रखना है। एक इसमें फॉर्मेट बनता है जी शेम। शेम का मतलब क्या होता है? शर्म। इसको भी थोड़ा आप याद रख सकते हैं। एक फ्रेज होती है किसी व्यक्ति की किसी शर्म से मृत्यु हो जाए, मान लो कि शर्म से मर गया भी वो, डाई ऑफ लगता है। पर सबसे जरूरी अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखो तो आपको ये जरूर याद रहना चाहिए, बीमारी से किसी डिजीज से, बीमारी से किसी व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाए तो डाई ऑफ। फिर है जी इसी के अंदर एक पैटर्न और अपने पास डाई फ्रॉम। डाई फ्रॉम ये कहां प्रयोग में लाया जाता है? डाई के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन भी आता है, ऑफ का रट्टा मार के नहीं बैठना है। डाई के साथ फ्रॉम भी आता है भाई। वो कब आता है जी? जैसे मान लीजिए होता है ओवर पिल्स। ओवर पिल्स का मतलब क्या होता है? ये फ्रेजेस होती है। ओवर पिल्स का मतलब ज्यादा दवाई लेने से किसी व्यक्ति की मौत हो जाए, मृत्यु हो जाए। ओवर पिल्स का मतलब ज्यादा दवाई से। पिल्स का मतलब दवाइयां होता है ना, ज्यादा दवाई से। ज्यादा दवाइयां लेने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो डाई के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है? फ्रॉम। तो डाई फ्रॉम ओवर पिल्स, जैसे होगा क्या? डाइड फ्रॉम ओवर पिल्स, ठीक है ना। ओवर पिल्स, ओवर ओवर ड्रिंकिंग। ओवर ड्रिंकिंग, ज्यादा पीने से किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी, ओवर ड्रिंकिंग, ठीक है ना। डाइड फ्रॉम ओवर पिल्स, ओवर ड्रिंकिंग, ऐसे जब पैटर्न आमतौर पर बनते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तब इनके साथ किसका प्रयोग किया जाता है? डाइड फ्रॉम का साथ। फिर है जी डाई, इसके साथ फोर। इस बार है जी फोर, डाई फोर। ए कोज। कोज का मतलब क्या होता है? कारण। कोज का मतलब क्या होता है? कोई कारण। किसी कारण की वजह से किसी व्यक्ति, कोई कोज हो, जैसे ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वो अपने देश के लिए उसने अपनी जान दे दी, तो डाइड फॉर ये क्या होगा जी? CAUSE, कोज। कोज का मतलब हुआ कारण। ऐसी स्थिति के अंदर अपने डाई के साथ प्रेपोजिशन जो लगाते हैं वो लगाते हैं जी फॉर। 3 आप जरूर याद रखिए, आपके काम आएंगे। पहले इनको लिख दो भाई, है ना। पहले आप इनको मेंशन कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं अपने। बेसिक इसको पैटर्न है, इनका थोड़ा ध्यान रखिएगा भाई। लिख लो भाई। मान लो आपको एग्जांपल दूं, हिज अंकल हैज डाइड ऑफ कैंसर। हिज अंकल हैज डाइड ऑफ कैंसर।
पेपर में आपको इस ऑफ वाली जगह पर किस स्थान दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। कोई भी एक प्रेपोजिशन के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। कैंसर ये एक बीमारी है जी, बीमारी की वजह से अगर बात हो रही है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, तो डाई के साथ कौन सी प्रेपोजिशन अपने लगा देनी, ऑफ। तो हिज अंकल हैज डाइड ऑफ कैंसर, ये फॉर्मेट बन गया, ठीक है। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, comma, I am proud of him, I am proud of him। दो चीजें सीख लेते हैं अपने सेंटेंस के अंदर, दोनों ही बेहतर बातें हैं। He died for his country, यहां आप देखो डाइड के साथ क्या लगाया, फॉर, वो अपने देश के लिए मरा, मतलब शहीद हो गया। I am proud of, और याद रखिएगा प्राउड के साथ भी कौन सी प्रेपोजिशन आती है, ऑफ का प्रयोग किया जाता है। I am proud of, प्राउड का मतलब मुझे उस पर गर्व है, मुझे उस पर गर्व है। प्राउड के साथ ऑफ लगता है, इसको भी आपको दिमाग में रख लेना चाहिए भाई। नोट डाउन कर ले भाई। प्रेफर टू सीनियर टू, हाँ हाँ बिल्कुल भाई, प्रेफर टू सीनियर टू के बारे में अभी बात करते हैं, इसको भी दिमाग में रखना होता है। पहले ये लिख दो, आप लिख लो तो बताना। लिखा आपने, थोड़ा दोबारा सुन लीजिए। डाई ऑफ, किसी बीमारी से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, या शेम शर्म से मृत्यु हो जाए, तो ये तो फ्रेजेस बनती है शेम वाली तो, लेकिन बीमारी से मृत्यु का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऑफ लगेगा। डाई फ्रॉम ओवर पिल्स, ओवर ड्रिंकिंग, ओवर ईटिंग, ऐसे के आमतौर पर इनके साथ किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग कर देते हैं। डाइड फॉर, फॉर का मतलब किसी कारण से, तब व्यक्ति के किसी की कारण से मृत्यु हो तब डाई के साथ ऑफ, वो फॉर प्रेपोजिशन अपने को लगा देनी है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट पे एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं, तीसरे सेंटेंस पे चलते हैं, एक आध सेंटेंस और देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं भाई। तो आपने देखा जैसे ये पैटर्न जो है बहुत ही खास पैटर्न बनते हैं, इनका थोड़ा ध्यान अपने ने जो रख लेता है। एक पैटर्न और सीखते हैं, ही डाइड इन अ कार एक्सीडेंट, ही डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। एक्सीडेंट वगैरह में जब मृत्यु हो जाए किसी व्यक्ति की, तो ध्यान रखिएगा डाई इन, तब प्रेपोजिशन कौन सी आएगी, डाई के साथ इन लग जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का। ही डाइड इन अ कार एक्सीडेंट, यहां कौन सी प्रेपोजिशन आ रही है, डाई के साथ इन लगेगी भी, ये थोड़ा ध्यान रखिए। एक फ्रेज और बताता हूं इसके अंदर आपको मैं, ही डाइड इन डेप्ट, ही डाइड इन डेप्ट, ही डाइड इन डेप्ट, ये एक फ्रेज बनती है भैया। देखो डेप्ट का अर्थ क्या होता है, कर्ज, वो कर्ज में मर गया। ही डाइड इन, यहां भी कौन सी प्रेपोजिशन आ रही है, इन आ रही है भाई। ये इन दो जगह पे आप याद रखिएगा, किसी कार एक्सीडेंट में, ट्रक एक्सीडेंट में, बस एक्सीडेंट, मतलब किसी व्यक्ति की किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, तो डाइड के साथ इन प्रेपोजिशन आप लगाइएगा। डेप्ट का मतलब होता है कर्ज, किसी व्यक्ति की किसी कर्ज में मृत्यु हो गई, कर्ज की वजह से उसे जाना पड़ा, मरना पड़ा, तब ही डाइड इन डेप्ट, मतलब वो कर्जे में ही मर गया। यहां डाई के साथ इन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ खास खास है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इनको थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा जी, जरूर नोट डाउन करिए इनको। He expected to die from over pills. He expected to die from over pills, मतलब ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो किसकी वजह से मर गया, died from over pills, ज्यादा दवाइयां लेने से उसकी मृत्यु हुई है। ये भी है, कई बार होता है ना, नींद की ज्यादा गोलियां ले गया कोई, ओवर पिल्स, ज्यादा दवाइयां लेने के, ही एक्सपेक्टेड, ऐसा माना गया है कि ही एक्सपेक्टेड टू डाई फ्रॉम ओवर पिल्स, ऐसा माना गया कि वो किससे मृत्यु हो गई, उस व्यक्ति की ज्यादा दवाइयां लेने से मृत्यु हो गई भाई। ये लिख लो भाई, लिख लो भाई। अब इसके अंदर एक पैटर्न और सीखते हैं अपने,
कौन सा क्या पैटर्न बनेगा खास, उसको थोड़ा ध्यान में रखना अपना। इन प्रेपोजिशन के बारे में बात करते हैं अपने। इन जो प्रेपोजिशन है इसके और कहां कहां किस किस तरीके से प्रयोग लिए जा सकते हैं जी। देखो, एक होता है इन और एक होता है इनटू। इसके बारे में एक जानकारी लेते हैं, इन और इनटू के बारे में। यदि वर्ब में मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, गति, यदि वर्ब में मूवमेंट अर्थात गति ना हो, यदि वर्ब में मूवमेंट ना हो, गति ना हो, तब तो अपने प्रेपोजिशन कौन से लगाते हैं, इन लगाते हैं। एक होता है जी इनटू, एक होता है इनटू जी। ये यदि वर्ब में, क्रिया में जो भी एक्शन हो रहा हो, वर्ब का मतलब क्या होता है, एक्शन, जो भी कार्रवाई हो रही हो, यदि वर्ब में मूवमेंट हो, मूवमेंट का मतलब गति हो, तो अगर ये गति है किसी कार्य को करने में, उस वर्ब के अंदर, उस एक्शन के अंदर अगर गति है ना, तब तो लगाना इनटू। लेकिन अगर मूवमेंट गति ना हो, तब कौन सी लगती है जी प्रेपोजिशन, इनका प्रयोग करते हैं भी। सर डाई की जगह डेथ आ जाए तो डेथ वर्ब नहीं होती ना दोस्त। डाई की जगह पे अगर डेथ आ जाएगा तो डेथ वर्ब नहीं होगी गजेंद्र, है ना, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा भी। यहां फ्रॉम से पहले टू आया है, कहां पे आया था वो फ्रॉम से पहले टू, वो टू इस डाई के लिए थोड़ी है दोस्त। एक्सपेक्टेड टू डाई फ्रॉम आने तो कोई दिक्कत वाली नहीं है। फ्रॉम से पहले जो आप कह रहे हो ना, जो टू, वो टू का खेल सारा किसके साथ था, एक्सपेक्टेड के साथ। सर इन क्लासेस से ग्रेड थर्ड में लेवल 1 वाली क्लासेस सब कवर हो जाएंगे क्या? वो तो गुड्डू जी टॉपिक पे डिपेंड करता है कि कौन कौन से टॉपिक में। अब लेवल 1 में बच्चे लैंग्वेज चुनते हैं, किसी ने लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश चुनी होती है, किसी ने लैंग्वेज 2 इंग्लिश चुनी होती है, कईयों ने लैंग्वेज कोई सी भी इंग्लिश नहीं चुनी होती। मतलब फर्स्ट मान लो उन्होंने हिंदी चुन लिया होता है और सेकंड लैंग्वेज उन्होंने संस्कृत चुनी होती है, तो उनके तो फिर अंग्रेजी का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। लेकिन फिर जब ग्रेड थर्ड के अंदर मुख्य, ये तो मैंने आपको केवल पात्रता की बताई, अब वो मुख्य विषय की ओर जाएंगे, वहां अंग्रेजी आती है, वहां आप टॉपिक मैच कर लीजिएगा। जो जो टॉपिक आपके ग्रेड थर्ड में, अब जैसे हमने टेंस पढ़े हैं, एक्टिव पैसिव पढ़े हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हैं, ये सारे टॉपिक आपको ग्रेड थर्ड में मदद करेंगे, जरूर मदद करेंगे। फ्रेजल वर्ब्स भी है ग्रेड थर्ड के अंदर, जरूर मदद करेंगे। ईडियम्स है वन वर्ड में, वो हमारे इस सिलेबस में नहीं, लेकिन वहां ईडियम्स भी है जी, करेंगे करेंगे वो तो मदद आपकी। राजस्थान में 1 वर्षीय बीएड कब से होगी सर, आपको कोई जानकारी? कोई जानकारी नहीं अभी फिलहाल मुझे, मेरे को इसके बारे में। और मेरा मानना है आप भी एक बार इस बारे में कोई जानकारी नहीं रखो तो ठीक है, क्योंकि अगर कोई जानकारी आएगी ऑथेंटिक, एकदम सही सटीक कोई जानकारी आएगी, तो आप सबको अपने आप ही पता चल जानी, भी न्यूज पेपर में आ जाएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह भी आएंगी, है ना। इसलिए ये इन पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ भाई। सर कट ऑफ कितनी जा सकती है? जितनी बढ़िया तुम पढ़ाई करोगे उतनी कट ऑफ जाएगी। पढ़ लो रवि मेरे दोस्त, है ना, क्यों काल्पनिक बातों में जी रहे हो? कट ऑफ कितनी जाएगी मतलब काल्पनिक उत्तर सुनना चाहते हो आप मेरे से तसल्ली के लिए? आप देख लो आपकी तैयारी कितनी का, बिना पढ़े जीरो चल जाए तो ही पास नहीं होगे भाई, है ना। एक जो बार बार कई साथी है जो कोर्स का पूछ रहे हैं, कितनी क्लासेस बची हैं, कितना कोर्स बचा है, तुम्हें क्या करना है इस बात से यार, जो चल रहा है एक बार उस पर ध्यान दो। आपके इन ज्यादा प्रश्नों का तो ठीक है, मैं क्या इतना दृढ़ हूं कि मुझे तुम्हारे इन प्रश्नों से फर्क नहीं पड़ता कितनी क्लास बची है नहीं बची, लेकिन अगर मैं इन पे ज्यादा ध्यान देने लग जाऊं कि इनको कोर्स जल्दी करने की पड़ी हुई है, तो मुझे जल्दी कोर्स भी करवाना आता है दोस्त, है ना। तो इसलिए आप एक बार इधर ही ध्यान दो जो चल रहा है अभी। हाँ, अब मैं प्रेफर टू उन पे बात करता हूँ दोस्त। आपने लिखा बिल्कुल, हमने कल इस पे क्लास रखी थी, उसके बारे में अपने बात करेंगे। पहले एक बार ये लिख लो, इन और इनटू। यदि वर्ब में मूवमेंट ना हो तब तो इन लगाते हैं, मूवमेंट हो तो अपने आमतौर पर इनटू का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देता हूं आपको थोड़ा, तभी अपने इस बात को थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल से कवर करते हैं। मान लीजिए मैंने सेंटेंस दिया, वी आर सिटिंग ब्लैंक द क्लासरूम, ब्लैंक द क्लासरूम। एक तो सेंटेंस ये है जी। इन और इनटू दोनों आपके पास ऑप्शन है, एक तो मैं आपको ऑप्शन देता हूं इन, और एक ऑप्शन आपके पास रखता हूं इनटू। ये ऑप्शन दे दिया। एक और सेंटेंस अपने लिखते हैं अभी। मान लीजिए हो, ही जम्प्ड, या फिर है इन और इनटू, ऑप्शन दे देता हूं इन या फिर इनटू द रिवर। एक ये ऑप्शन आपके सामने रख लेता हूं, ये फॉर्मेट बन गया। एक सेंटेंस दे देता हूं, ही इज ब्लैंक, और फिर इन और इनटू आपके पास ऑप्शन रख देता हूं द रिवर। आपने चुनने भी अपने हिसाब से, ऐसे फॉर्मेट बनते हैं आमतौर पे, इनका थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर एक खास बात लिखते हैं इसी के अंदर अपने,
कुछ पॉइंट्स हैं जिनको जरूर आपने ध्यान में रखना है, कुछ खास खास बातें आपको बता रहा हूं। नोट है जैसे कि ब्लाइंड, ब्लाइंड के साथ ना इन प्रेपोजिशन लगती है दोस्तों, जरूर ध्यान रखिएगा। ब्लाइंड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है? इन, ब्लाइंड इन। लेकिन कब? जब इसमें दे रखा हो वन आई या फिर दे रखा हो लेफ्ट आई या आपको दे रखा हो राइट आई, राइट आई। जरूर ध्यान रखिएगा, ब्लाइंड के साथ इन प्रेपोजिशन आती है, लेकिन कैसी स्थिति में? अगर वन आई, लेफ्ट आई या राइट आई दे रखा हो, ये कंडीशन ध्यान में रख लेनी। ठीक है, फिर अभी करेंगे थोड़ी देर में इसके ऊपर अपने बातचीत, इसके सेंटेंस वगैरह पे बातचीत। पर पहले ये जो ऊपर 3 मैंने सेंटेंस लिखे, इनमें आपके आंसर जानना चाहता हूं। आपने दिए भी हैं भाई, चलिए पता करते हैं। पहले के अंदर आपने लगाया वी आर सिटिंग ब्लैंक द क्लासरूम। वी आर सिटिंग, हम बैठे हुए हैं किसमें भाई? क्लासरूम में। हम बैठे हुए हैं क्लासरूम के अंदर, बैठे हुए हैं। इस बैठे हुए में कोई कहीं किसी तरीके की कोई एक्टिविटी है क्या? वी आर सिटिंग, मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लासरूम में बैठा हूं, मान लीजिए बच्चे और भी खूब सारे बैठे हैं। वी आर सिटिंग, अब आप क्या है यहाँ पर गति है या नहीं है, इसका भी एक जो पैटर्न रहता है ना, उसको समझने का प्रयास करिएगा। कईयों ने गलत उत्तर दिए, तो उनको लगा कि वी आर सिटिंग, अब बैठे हुए हैं तो बैठे रहने का यू तो यानी कि यू करके बुत बनकर बैठ गए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो चली रही होगी। याद रखिएगा, वी आर सिटिंग, हम बैठे हुए हैं क्लासरूम के अंदर। इस प्रक्रिया के अंदर कहीं गति है क्या? प्रक्रिया का मतलब इस एक्शन में, इस एक्शन में किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं है, गति नहीं है। वी आर सिटिंग, हम बैठे हुए हैं, इनटू द क्लासरूम नहीं है, वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं। कोई कहते हैं सर बैठे हुए हैं तो हाथ पैर हिल नहीं रहे क्या? बिल्कुल हिल रहे हैं, लेकिन सिटिंग वर्ब में कोई एक्टिविटी चल रही है क्या? आप सोचोगे गुरुजी आईएनजी लगा हुआ है तो एक बात बताओ, एक तो हो वी आर कमिंग, वी आर कमिंग, हम आ रहे हैं। वी आर कमिंग इन द क्लासरूम या इनटू द क्लासरूम? वी आर कमिंग इनटू द क्लासरूम, वी आर कमिंग इन द क्लासरूम नहीं, इनटू द, क्योंकि यहां पर आने की ये जो प्रक्रिया है ना, इसमें गति है। लेकिन अब सेंटेंस है वी आर सिटिंग, हम बैठे हुए हैं किसमें? क्लासरूम में, हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं। इस प्रक्रिया के अंदर कहीं भी कोई गति नहीं है। जब प्रक्रिया में कोई गति नहीं होती तो याद रखिएगा प्रेपोजिशन कौन सी लगती है? इन प्रेपोजिशन लगती है दोस्त। आंसर क्या था? इन था, कईयों ने इनटू माना था, अब ध्यान रखिएगा। फिर आते दूसरे में, ही जम्प्ड ब्लैंक द रिवर, उसने नदी में छलांग लगाई। जंप्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है जी, जैसे होता है ना जंप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जंप्ड सेकंड, जंप्ड थर्ड फॉर्म होती है। तो जंप्ड यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। जंप्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई? सेकंड फॉर्म हुई। ही जंप्ड ब्लैंक द रिवर, उसने नदी में छलांग लगाई। भाई साहब, नदी में कोई मूवमेंट से बात ही नहीं हो रही, बात है जंप्ड में। जंप्ड का मतलब क्या होता है? जंप लगाना। ही जंप्ड, उसने जंप लगाया किसमें? नदी में। इस लगाने के अंदर गति है या नहीं है? गति है। गति है तो कौन सी प्रेपोजिशन आती है? जब गति हो तो क्या कर रहा है? कौन सी प्रेपोजिशन चुननी है? इनटू चुननी है जी। फिर आओ तीसरे पे, ही इज ब्लैंक द रिवर, वो नदी में है। ये इज वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब? अगर मैं आप साथियों से पूछूं कि इज जो यहां पर लिखा हुआ है ये वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब, अब तो आपको इसका उत्तर देना भी चाहिए भाई। ये जो इज लिखा हुआ है ये वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब, ये इतना बता दो। वेरी गुड भाई, शाबाश, आपने वर्ब बताया और एकदम ओके है जी। ठीक है ना, आपने एकदम ओके आंसर दिया। इज यहां पर किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है, और आपने सही उत्तर भी दिया, कोई सहायक क्रिया नहीं। ही इज ब्लैंक द रिवर, वो नदी में है, वो नदी में है, मतलब नहा रहा होगा, जो भी कर रहा होगा, ठीक है ना। ही इज इन द रिवर, वो नदी में है। यहां उस प्रक्रिया के अंदर कोई मूवमेंट हो रहा है, गति हो रही है? नहीं हो रही। ही इज इन द रिवर, तो जैसे वो वाला सेंटेंस देख लो, वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं। बैठ रहे हैं या बैठे हुए हैं? बैठ रहे नहीं है, बैठे हुए। तो वहां तो बैठे हुए थे, इसलिए अपनों ने इनको चुना क्योंकि मूवमेंट नहीं थी। यहां पर वो नदी में है, कोई मूवमेंट नहीं है, तब भी किसका प्रयोग करेंगे? ही इज इन द रिवर। लेकिन यहां पर जम्प्ड वर्ब के अंदर गति है भाई साहब, यहां वर्ब में कोई गति नहीं थी, वो तो बैठे हुए हैं भाई। आईएनजी को देखकर दिमाग मत लगाओ कि यार बैठ रहे हैं, बैठ रहे नहीं है, बैठे हुए हैं। वी आर सिटिंग इन द रूम, वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, कुछ भी हो, हम क्लासरूम में या रूम में जहां भी बैठे हुए हैं। एक ये चीज याद रखिएगा, ब्लाइंड के साथ है ना इन प्रेपोजिशन आती है, लेकिन कब? जब आगे दे रखा हो वन आई या लेफ्ट आई या फिर राइट आई। ये पैटर्न है, आपको जरूर यहाँ पे दिमाग में रखना चाहिए। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं, ही इज ब्लाइंड ब्लैंक वन आई। पर अब चाहे यहां पर वन आई लिख दो, लेफ्ट आई, राइट आई, जो भी लिख दोगे, याद रखिएगा ही इज ब्लाइंड इन वन आई। ही इज ब्लाइंड, ये फ्रेज रहती है, ही इज ब्लाइंड इन वन आई। सेंटेंस में कहीं कोई कष्ट नहीं है, एकदम ओके। ही इज ब्लाइंड इन वन आई। लेकिन एक सेंटेंस ये भी होता है मेरे भाइयों, ही इज ब्लाइंड
ब्लैंक माइंड। इस सेंटेंस को याद कर लेना, आपसे मेरा निवेदन है, इस सेंटेंस को याद कर लो, ही इज ब्लाइंड ब्लैंक माइंड। यार एक बात सोचो, माइंड का मतलब होता है दिमाग, दिमाग से तो क्या ही अंधा होगा, है ना, दिमाग से तो क्या ही अंधा होगा, लेकिन यहां पर अपने आप कहने का मतलब क्या है, दिमाग से पैदल है। मतलब अरे यार ही इज ब्लाइंड, फिर के स्थान मैंने दिया, यहां कौन सी प्रेपोजिशन अभी आपको बताने वाला हूं, माइंड, दिमाग से पैदल है यार। वो दिमाग से पैदल होने का मतलब क्या है कि कोई ऐसी गलती कर रहा है, मतलब दिमाग लगा ही नहीं रहा जिस जगह पे दिमाग लगना ही चाहिए, मतलब सामने वाला भी उम्मीद करता है कि यार ये तो क्या ही गलती करेगा, है ना, ये गलती तो क्या ही होनी चाहिए। फिर मान लो किसी ने वो गलती कर भी दी तो कहता अरे यार दिमाग से पैदल है क्या, ऐसी गलती करेगा क्या, तेरे से ये उम्मीद थी क्या, दिमाग नहीं है क्या बिल्कुल भी, है ना। अपने कहते हैं दिमाग तेरा घास चरने चला गया था क्या, अरे तो दिमाग निकल के घास चरने थोड़ी जा रहा है। फ्रेजेस होते हैं आमतौर पर लोकोक्तियां मुहावरे जब अपने अपने प्रयोग में लाते हैं ना, तो ही इज ब्लाइंड याद रखे, ऐसी कंडीशन में एक प्रेपोजिशन है वो बनी है विद, ही इज ब्लाइंड विद माइंड। इस पूरे को याद कर लो, ही इज ब्लाइंड विद माइंड। यहां ब्लाइंड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन है, विद, लेकिन आगे याद रखिएगा, चिंता मत करना, घबराना मत, माइंड लिख रखा होगा, ऑप्शन आएंगे, इन आ जाएगा, विद आ जाएगा, कई तरह 70 तरीके के ऑप्शन दे देगा, लेकिन अपने को क्या ध्यान रखना है, ब्लाइंड विद माइंड होता है जी, एक फ्रेज है, यहाँ ये फॉर्मेट ठीक है, ही इज ब्लाइंड, इन माइंड नहीं होगा, विद माइंड होगा। और एक सेंटेंस के अंदर ये सीख लो, ही इज ब्लाइंड, बस केवल इतना ही इज ब्लाइंड, इतना ही, ये लो साहब, ही इज ब्लाइंड, एक सेंटेंस ही आ जाए, इसका तो केवल क्या अर्थ बन गया, वह अंधा है, वह अंधा है। कोई कस नहीं है सेंटेंस में, एकदम ओके सेंटेंस है, ही इज ब्लाइंड, वह अंधा है। कोई कहते गुरुजी यहां फिर ब्लाइंड इन आईज या विद आईज कुछ लगाने की जरूरत है क्या, अरे भाई आप जब कभी किसी को बोलते हो कि वो अंधा है तो इसका मतलब ठीक से चल नहीं पाता या ठीक से खाना नहीं खा पाता, ऑब्वियस सी बात है, ही इज ब्लाइंड, वह अंधा है, मतलब देख नहीं पाता। मुख्य इसका रूट फॉर्म क्या है, वह देख नहीं पाता। तो अंधा कहां से, आंखों से, तो वो अंधा है यार, वो अंधा व्यक्ति है। तो अंधे का मतलब आप अगले को फिर ये बताना पड़ेगा, अरे वो अंधा है इसलिए फिर वो ये दिक्कत है, ऑब्वियस सी बात है, सामान्य सी बात है, अंधा है इसका मतलब आंखें काम नहीं कर रही हैं, ये बन के अर्थ। लेकिन ही इज ब्लाइंड विद माइंड, दिस इज अ फ्रेज, इसको याद रखना है। सेंटेंस पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो मैंने तीन लिखे इन तीनों को दिमाग में रखिएगा। ब्लाइंड के साथ प्रेपोजिशन कौन सी लगी हुई है दोस्तों, इन लगी हुई लगती है, लेकिन कब, जब आगे वन आई, लेफ्ट आई या राइट आई दे रखा हो। फिर ये मैंने आपको पैटर्न बताए हैं, गति और बिना गति वाले सेंटेंस, इनको ध्यान रखिएगा, है ना। ये सारे कुछ पैटर्न्स है। और ये जो क्वेश्चन है मेरे साथ बहुत सारे बच्चों ने कई बार पूछ लिया, अभी सर ग्रेड 4th के अंदर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, ग्रेड 4th के अंदर कहीं ये RSCIT वाला हिसाब किताब जरूरी है। देखिए आप नोटिफिकेशन पढ़िए, मेरे को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है दोस्त, मैं आपको है नहीं है इसके बारे में बहुत ऑथेंटिक जानकारी नहीं दे पाऊंगा। मैंने बोल दिया है, क्या पता ना हो, तो आप है ना जैसे जीके वाले गुरुजी और जो रहते हैं ना, इनको थोड़ी ज्यादा जानकारी रहती है इसकी, उनसे आप थोड़ा पूछिएगा ना, वो थोड़ा बहुत इन चीजों के अंदर जो उनका ध्यान रहता है, मुझे इसके बारे में प्रॉपर ज्ञान नहीं है भाई। ही इज ब्लैंक लाइब्रेरी, क्या आएगा सर इसमें, इन आएगा क्या सर, देखो इसमें ही इज लाइब्रेरी, वो तो लाइब्रेरी है, ही इज इन लाइब्रेरी, द आर्टिकल और लगा लेना, ही इज इन लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में, इनटू द लाइब्रेरी का प्रयोग यहाँ पे नहीं करना है। अब बात कर लेते भी, धनराज जी ने भी कह दिया, कई साथियों ने कहते सर प्रेफर और उनके बारे में सेंटेंस ही समझा देता हूं, है ना। सर आपने ज्योग्राफी के रिकॉर्डिंग पर कुछ बात करेगा, भूल गया भाई, बिल्कुल भूल गया, ईमानदार उत्तर देता हूँ, मैं बिल्कुल ही भूल गया, आज पूछता हूँ शायद, है ना, बाकी मुझे पूछने की जरूरत नहीं, बाकी फिर भी ठीक है ना। चलो ये लिख लिया क्या आपने, आगे बढ़ रहा हूं मैं, नेक्स्ट लिख दिया आपने, नेक्स्ट। चलो कल के कुछ सेंटेंस है ना, उनके ऊपर मैं बात कर लेता हूं। तो मान लो सेंटेंस आ जाए, ही इज सीनियर हो, ही इज सीनियर विकिस्तान मी। पेपर में ना क्या करेगा वो, एक तो THAN लगा के देगा, एक THEN भी लगा कर देगा, और एक आपको टू देगा। ये प्रश्न देते हैं आमतौर पर तुलनात्मक तौर पर, ही सीनियर ब्लैंक मी, इनका थोड़ा ध्यान रखिएगा जी आप। मैंने कल लिखवा भी दिए थे आपको, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, ऐसे कई सारे फॉर्मेट है अपने पास। आमतौर पर इनके बाद कभी प्रेपोजिशन लगानी पड़े तो मेरा आपसे निवेदन है वो प्रेपोजिशन याद रखिएगा, टू लगती है। कौन सी लगती है, टू लगती है। ही सीनियर टू मी, वह मुझसे सीनियर है, ही इज सीनियर टू मी, वो मुझसे सीनियर है। तुलना कर रहे हो आप कभी, सीनियर कौन हुआ, वह या फिर मैं, वह, ही सीनियर, वो सीनियर है, देन मी नहीं होता कभी भी, ही सीनियर टू मी, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, ठीक है ना, प्रायर,
इंफीरियर, इनके साथ प्रेपोजिशन कौन सी आनी है, टू आनी है। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रख लोगे तो व्यवस्था सही बैठ जाएगी, जरूर ध्यान रखिएगा। कल हमने इस पे बात करी थी, अभी साथी पूछ रहे थे तो उनका बता दूंगी। ओके, ही इज बेटर देन मी क्यों होता है, तुलना करते होते हैं दोस्त, है ना शैलेश। जब तुलनात्मक चीजें आती है ना, ही इज बेटर, वो बेटर है मतलब मुझसे ठीक है। वो किसी भी कार्रवाई के बारे में, किसी काम के बारे में बात हो रही होगी तो वहां बेटर के साथ देन लगता है। लेकिन मैंने कुछ जो मीनिंग आपको बताया ना, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, तुलना के तौर पे आमतौर पर अपने किसका प्रयोग करते हैं, तुलना के तौर पर आमतौर पर अपने लगाते हैं देन। ये तुलना करने के लिए प्रयोग में लाते हैं अपने। तो आप सब साथियों को तो पता होना चाहिए। आप साथियों को जब मैंने नो सुनर वाला रूल लिखवाया था, नो सुनर के बाद आपने किसका प्रयोग किया था, नो सुनर। फिर आगे जो कंजक्शन आपने लगाया था वो कौन सा लगाया था, देन, THAN, EN नहीं, THAN का प्रयोग किया था आपने। हार्डली स्केयरसिली के साथ आपने लगाया था वेन, याद रखिएगा, वो बहुत जरूरी बात थी। वहां पे इन्वर्जन अलग हो रहा था, कई खेल हुए थे वहां पे, कनेक्टिव अलग लग रहा था, कंजक्शन अलग लग रहा था, वहां पर टेंस अलग लग रहे थे, वो हेड प्लस वी, थर्ड डेड प्लस वी, फर्स्ट वाले। उम्मीद करता हूं भूले नहीं होंगे। जिस साथी को ध्यान ही नहीं है कि कहां पढ़ दिया, तो मैं उसको सलाह दे दूं टेंस वाला टॉपिक पढ़ ले, जिसमें मैंने टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस और कंडीशनल से तीनों पैटर्न्स के बारे में बात करी है। याद रखिए यहां सीनियर के साथ कौन सा आंसर है जी, टू लगेगा। ये नहीं है, यहां पर देन का भी प्रयोग नहीं होगा, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, ना ये लगे ना ये लगे, टू लगेगा। वो मैंने उधर लिख दिया अभी। वैसे तुलना के लिए आमतौर पर जैसे बेटर के लिए आपने पूछा है ना, वैसे देन लगता है, इसमें कोई जरूरत नहीं अभी। ये फॉर्मेट हो गया भाई, प्रेफर के साथ टू लग जाता है, ऐसे ध्यान रखिएगा इनका। करो, इसको नोट डाउन कर लो पहले। लिख लिया आपने। एक पैटर्न और पता करते हैं अभी इसके अंदर। देखो एक पैटर्न होता है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इसका अर्थ होता है के बावजूद। इसका अर्थ क्या होता है, के बावजूद। याद रखिएगा एकदम ओके फॉर्मेट है। इन स्पाइट के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आ रही है, ऑफ आ रही है। इन स्पाइट ऑफ जरूर याद रखना आपने। इसका अर्थ क्या होता है, के बावजूद। ये फ्रेज है, जैसे प्राउड के साथ ऑफ लग रहा है ना, ऐसे ही। तो इन स्पाइट ऑफ होता है, इन स्पाइट ऑफ जरूर याद रखना। एक होता है जी डेस्पाइट, DESPIT, डेस्पाइट प्लस ऑफ, डिस्पाइट के साथ ऑफ। याद रखिएगा ये ऑफ गलत है, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। डिस्पाइट का भी अर्थ क्या होता है, के बावजूद। डिस्पाइट का भी अर्थ तो क्या रहता है, वही के बावजूद। लेकिन ध्यान रखिएगा डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं करते। चाहो तो मैं लिख देता हूं, डिस्पाइट के साथ, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता। एरर आता है, बहुत अच्छे से दे देता है पेपर के अंदर। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, इन स्पाइट ऑफ तो रहता है। इन स्पाइट ऑफ में कोई दिक्कत नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है, के बावजूद, फ्रेज है। लेकिन डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना है। अर्थ दोनों के एक जैसे हैं, इन स्पाइट ऑफ चाहे डिस्पाइट, दोनों के अर्थ क्या बनते हैं, के बावजूद। ये ध्यान रखिएगा भाई। फिर इसी के अंदर एक पैटर्न और अपने को ध्यान रखना है। प्राउड ऑफ तो चलो आपने पता कर लिया, प्राउड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आ रही है, ऑफ आ रही है। प्राउड ऑफ याद रखना, प्राउड ऑफ। एक जी, GUILTY, गिल्टी के साथ क्या लगता है जी, ऑफ। फिर और गिल्टी के साथ ऑफ लगता है। एक्यूज्ड, ACCUSED, एक्यूज्ड के साथ भी कौन सी प्रेपोजिशन आती है, ऑफ आती है, एक्यूज्ड ऑफ। ठीक है ना, ध्यान रखना है। एक होता है जी रिपेंट, REPENT, रिपेंट के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, ऑफ। अर्थ बता देता हूं सभी के। गिल्टी का मतलब दोषी या अपराधी, दोषी कह सकते हो, अपराधी कह सकते हो। एक्यूज का भी मतलब क्या होता है, दोषी या फिर अपराधी, दोषी या अपराधी, एक जैसे अर्थ है। रिपेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, पश्चाताप। रिपेंट का मतलब क्या होता है, पश्चाताप। एक बार लिखिएगा आप इसे।
लिख दिया? चलो भाई, ईगो क्या होता है सर जी? ईगो का मतलब देखिए जी, अपने आप पे घमंड करना होता है, ये होता है। एग्जाम्पल देखते हैं साथियों, इनसे संबंधित कुछ। मान लो सेंटेंस हो, ही कुड नॉट क्रैक दिस एग्जाम डिस्पाइट, फिर किस्तान आ जाए, हार्ड वर्क। एक तो ये सेंटेंस दे दे। एक सेंटेंस है, इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क, इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क लिखना था, हार्ड वर्क, ही डिड नॉट completed this project। राइट और रॉन्ग बताना है अपनों ने। उसके अंदर तो वहां प्रेपोजिशन बतानी है। यहां अगर मैं आपको प्रश्न देता हूं कि राइट है या रॉन्ग, मतलब सही है या गलत, इससे संबंधित आपने बतानी है। ही इज गिल्टी ब्लैंक दिस क्राइम, ही इज गिल्टी ब्लैंक दिस क्राइम। इसको थोड़ा ध्यान रखना अपने। दे हैव फाउंड हिम, दे हैव फाउंड हिम accused blank this crime। इनमें अगर अपने बात करें, सबसे पहले अगर बात करें, ही कुड नॉट क्रैक दिस एग्जाम, वो इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया, डिस्पाइट के बावजूद, हार्ड वर्क के बावजूद, कठिन परिश्रम के बावजूद वो इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया, सफल नहीं कर पाया, इसको पार नहीं कर पाया। याद रखिएगा, डिस्पाइट के साथ में लगा रहा हूं क्रॉस, अर्थात नो प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, कोई प्रेपोजिशन नहीं लगना है, कोई दिक्कत नहीं है। डेस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग करके दिया जाता है बच्चों को, लेकिन डेस्पाइट के साथ किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग है जो नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। फिर है जी इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क। इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या हुआ? अपने कठिन परिश्रम के बावजूद। ही डिड नॉट कंप्लीटेड, देखो यहां एक गलती करके मैंने छोड़ी थी, जो आप में से किसी ने पहचानी नहीं, ये बड़ी समस्या वाली बात थी। मैंने यहां पर लिखा था कंप्लीटेड, और आप सभी साथियों से मैं उम्मीद कर रहा था मैं कोई ना कोई मुझे कमेंट्स में बताएगा। मैंने जब यहां पे लिखा डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? जब डिड सहायक क्रिया का काम करे उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपने देखा होगा मैं यहाँ पे थोड़ा पॉज हुआ था इसको लेकर कि क्या लिखूं, फिर मेरे दिमाग में मैंने काम करते हैं, इस बार थर्ड फॉर्म लिखते हैं, देखते हैं पहचानते हैं कि नहीं। प्रैक्टिस के लिए कोई बुक बताओ, ये चीजें तो आप बहुत अच्छे से पूछ रहे हो, प्रैक्टिस तो बाद में करेंगे। डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इस पे ध्यान क्यों नहीं गया यार? ये बड़ा जरूरी था। आपको प्रैक्टिस के लिए एक बार बुक की आवश्यकता नहीं है किसी भी साथी को, आपको पहले प्रैक्टिस के लिए क्लास ही ढंग से देखो, आप तो बाद में चलेंगे प्रैक्टिस की ओर। ये प्रैक्टिस में मार खा गए आप तो यार। नोट्स काफी नहीं होती भाई, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए नोट्स काफी नहीं होते, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। कोई भी अच्छी किताब ले आइए, किसी भी अच्छे पब्लिकेशन की जिसके अंदर क्वेश्चन दे रखे हो, लेकिन हाँ क्वेश्चन के पीछे आंसर जो हो केवल ABCD करके ना दे रखे हो, उनका पूरा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, मतलब पूरा का पूरा व्याख्या दी होनी चाहिए कि इसका क्या उत्तर है, क्या उत्तर नहीं है, क्यों नहीं है। ऐसे एक्सप्लेनेशन अगर होगा वो आपके लिए किताब अच्छी होगी। आपको जो पसंद आए, जो अच्छी लगे ले आओ, किसी अच्छे पब्लिकेशन के लिए आइए, थोड़ी गलती रहने की गुंजाइश कम रहेगी। बाकी बिना गलती वाली किताबें आमतौर पर पाना मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। एक आध गलती होगी चलेगा, 100 में से 100 कोई नहीं होता, कहीं ना कहीं छोटी मोटी कोई गलती रही जाती है, और अंग्रेजी भाषाओं में थोड़ी मोटी गलती रहना जो है वो होता है कई बार, पर आप उस गलती को साइड में रखो, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ हम भी तो नहीं है। इसलिए कई ऐसी चीजें आएंगी जो आपको नहीं आती, पहले वो तो सीखो, है ना। देखना चाहिए था आपको, ये कंप्लीटेड यहाँ पे था गलत, कंप्लीट करते ना आप, COMPLETE, ये करना चाहिए था। वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए थी? ये आनी चाहिए थी। कंप्लीटेड गलत उत्तर था, कंप्लीट सही होता।
ऐसे चुना करो भैया, थोड़ी सी आपकी सेवा में रखा था मैंने, पूरा का पूरा ध्यान और स्कीमों पे लगा रखा है। तो इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क, अपने कठिन परिश्रम के बावजूद, ही डिड नॉट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, उसने प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया। राइट अ सेंटेंस, कंप्लीटेड को अगर भूल जाऊं तो राइट था सेंटेंस, किसको लेकर, इन स्पाइट ऑफ को लेकर, बस यहां कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ क्या आंसर होगा अपना, कंप्लीट, कंप्लीटेड नहीं होगा, ठीक है ना। डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी, ध्यान रखिएगा। इस पे चलता है ही इज गिल्टी, अब तो ठीक है, समझ में आई रखिए बात, गिल्टी के साथ क्या लगना है, ऑफ लगना है। ही इज गिल्टी ऑफ दिस क्राइम, वो इस क्राइम का, इस अपराध का दोषी है। दे हैव फाउंड हिम, उन्होंने उसको पाया भी, एक्यूज्ड ऑफ दिस क्राइम, उन्होंने उसको इस क्राइम का दोषी पाया है। एक्यूज्ड के साथ भी क्या लग गया, ऑफ लग गया, बस होगी कार्रवाई। सब में ऑफ आ रहा था, पर बस डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं कर रहे थे, उसका आपको ध्यान रख लेना है। लिखो इसे, चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। अगली प्रेपोजिशन पे बात करते हैं, और वो है जी अपने पास थ्रू, THROUGH, थ्रू। याद रखना अपने को, अर्थ होता है इसका से होकर, से होकर, पहले ये लिखो आप, थ्रू का अर्थ, THROUGH, थ्रू का अर्थ होता है से होकर। एग्जाम्पल पे बात करते हैं। He passed through the cave, C-A-V, cave, the tunnel, या फिर होता है, या लिख देता हूं, द फॉरेस्ट। इन तीनों के लिए तो पक्का याद कर लो भाई, इन तीनों के लिए तो पक्के दिमाग में रखना आपने ने। ही पास्ड थ्रू, वो पास हुआ किससे, किसके थ्रू, किसके माध्यम से, कहां से होकर, केव। केव का अर्थ क्या होता है, गुफा। टनल, टनल का अर्थ क्या होता है, सुरंग। फिर है जी फॉरेस्ट, ये तो आप जानते हो, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। ही पास्ड थ्रू केव या टनल या फॉरेस्ट का भी लिख रखा हो तो यह याद रखिएगा, आपने कौन सी प्रेपोजिशन चुननी है, थ्रू प्रेपोजिशन चुननी है, इसको दिमाग में रखिएगा। एक और ध्यान रखिएगा, वाटर कम्स थ्रू द टैप, वाटर कम्स थ्रू द टैप, इस सेंटेंस को याद रखिएगा। कम्स थ्रू, थ्रू का मतलब से होकर, वाटर कम्स, पानी आता है थ्रू, किससे होकर भी, द टैप। टैप का मतलब क्या होता है, नल। पानी जो है वो नल से होकर आता है। वाटर कम्स थ्रू द टैप, पानी जो है वो नल से होकर आता है, इसको ध्यान रखिएगा भाई। सर पहले प्रेपोजिशन के सामान्य नियम बता दिया करो, भगवान मुझे पता है पेपर के थ्रू क्या बताना ज्यादा ठीक रहेगा, उस पर ध्यान दो मेरे भाई, है ना। सामान्य नियम वाले ऑन और अबव और वो जो है ना, उनके ऊपर अपने बातचीत कर ली है, लेकिन उससे सॉलिड कंसेप्ट जो है, जो पेपर में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। थ्रू का बेसिक हिंदी मीनिंग क्या होता है, से होकर। ये देखो, ये से होकर का सही सेंस ये होता है ना। ये तो हो गया इसका सामान्य मीनिंग। फिर इसमें एक सॉलिड पैटर्न है कि कभी भी केव या टनल या फिर आपको फॉरेस्ट दे रखा हो, तब उसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन चुननी है, थ्रू चुननी है। प्रेपोजिशन मुश्किल टॉपिक में नाम गिनते हैं बच्चे इसका, इसलिए आपको थोड़ा जोर आ रहा है इसमें। तो इसलिए आप क्या है, जो समझ में नहीं आ रहा उसका ठीक रहा, टीचर के ऊपर ही फोड़ने का प्रयास कर रहे हो, ऐसे काम चलेगा नहीं। सब जानता हूँ, सब समझता हूँ, ये चलता है मेरा, है ना। तो इसलिए आप क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, तो समझ में नहीं आने का मतलब सामने वाला ही सही से समझा नहीं पा रहा है, हम तो एकदम ओके हैं। प्रेपोजिशन थोड़ा सा टिपिकल लगता है, क्योंकि जैसे जैसे समझ में आई जाए चीजें ना, वो तो बहुत बढ़िया लगते जाता है। जिसमें थोड़ा प्रयास करना पड़े, कठिन परिश्रम की जरूरत पड़ती है ना, वहां हम एक कदम पीछे हट जाते हैं, अगले के ऊपर डालते, तू देख ये काम इस क्लास में नहीं चलेगा मेरे भाई, है ना। ध्यान से समझो इन चीजों को, ये बहुत सॉलिड कंसेप्ट चल रहे हैं, और पेपर के थ्रू ध्यान रखिएगा। 3 स्पेलिंग है, केव, टनल और फॉरेस्ट आ जाए तो थ्रू लगाइएगा। ये तो सामान्य सेंटेंस था। पानी जो कहां से होकर आता है, नल से होकर, से होकर वाला भाव जहां आए, वहां किसका, कौन सी प्रेपोजिशन अपने प्रयोग में ला सकते हैं, थ्रू ला सकते हैं। इनके बारे में हमने 2 बातें सीखी। पहली भाई, जब आप कोई भी वर्ब के अंदर गति ना हो तो इन लगाते हैं,
गति ना हो तो इन, गति हो तो इनटू का प्रयोग करते हैं। फिर मैं उसके अंदर सॉलिड एक कंसेप्ट उठा के लेके आया कि ब्लाइंड के साथ इन लगता है, लेकिन कब, जब आपको दे रखा हो वन आई, लेफ्ट आई या राइट आई, तब ब्लाइंड के साथ इन लगाना। कॉमन इन वाले पूछते नहीं भाई। इन द पार्टी वाला हिसाब किताब याद है क्या? हमने पिछली क्लासेस के अंदर प्रेपोजिशन में पढ़ा था। तो जब मैंने आपको टू प्रेपोजिशन बताया था, मैंने क्या कहा था? वेलकम, इनवाइट, एडमिशन, एडमिटेड के बाद प्रेपोजिशन टू आती है जब बाद में क्या दे रखा हो? प्लेस। कल की क्लास में हुई थी शायद ये बात, तो याद रखना उस फॉर्मेट को। वहां बच्चों ने, मतलब आप ही सभी साथियों ने, कईयों ने कौन सी प्रेपोजिशन चुनी थी? इन। मैंने इलाज किया था ना उस जगह पे उसका। अरे वो इन नहीं आएगा, क्यों? हमारे जुबान पे जहां में भाव जचता है हम वहां कौन सी प्रेपोजिशन लगाते हैं? इन लगाते हैं। लेकिन नहीं 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 नहीं, वेलकम, इनवाइट, एडमिशन, एडमिटेड, ऐसे 3-4 वर्ब होती है। इनके बाद टू प्रेपोजिशन लगाइए। अगर बाद में आपको क्या दे रखा हो? कोई प्लेस, स्थान दे रखा हो, तो वहां पे वो पार्टी था, ठीक है ना, हॉस्पिटल वाला सेंटेंस था, जो कि हमने बहुत पहले भी पढ़े हुए हैं। ऐसे ध्यान रखो भाई, ये थोड़ा सा लॉजिक लगता है भी। अब जैसे थ्रू के बारे में बात करें तो ये तो होगी इसकी सामान्य बात। अब देखते हैं अपने इसमें और क्या सॉलिड कंसेप्ट बन सकता है इसी थ्रू के अंदर। चलिए पता करते हैं। याद रखिएगा, एक तो होता है इसमें गो थ्रू, एक तो क्या होता है? गो थ्रू। अब भाई साहब, गो थ्रू है जो एक अपने आप में फ्रेजल वर्ब जैसा पैटर्न बनता है, गो थ्रू। इसको आपको साथियों को ध्यान में रखना चाहिए। गो थ्रू का मतलब क्या होता है? गो थ्रू का मतलब होता है गहन अध्ययन करना, गहन अध्ययन करना, गहन अध्ययन करना। ये पेपर में गणित करवा दे कहीं ऐसी। और एक होता है दोस्तों गेट थ्रू, एक तो गो थ्रू और एक गेट थ्रू। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, गो थ्रू और गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब क्या होता है? सफल होना, टू सक्सीड, सफल होना। ये दोनों आप सभी साथियों के लिए बहुत ही जरूर याद रखिएगा, तुरंत इसको दिमाग में रखिएगा। श्रीमान जी कोर्स जल्दी पूरा करवाओ प्लीज। नहीं करवाऊंगा दोस्त, जितना समय लगेगा कोर्स के अंदर उतना ही लगेगा घनश्याम, है ना। ये लो मैं आपको तुरंत ही, वो कहते हैं ना, बात को घुमा फिरा कर प्रस्तुत नहीं कर रहा, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। मुझे जैसा उचित लगेगा मैं वैसे कोर्स पूरा करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन कोर्स पूरा करवाने से या करने से सिलेक्शन होते हैं क्या? जो कर रखा है उसको समझने से, उसको प्रयोग में लाने से ही सिलेक्शन होते हैं। आप तो लिखो भैया, रोज रोज इन बातों का क्या ही जवाब दूं मैं। लिखो भी, थ्रू आउट भी होता है? बिल्कुल होता है दोस्त शैलेश, बिल्कुल होता है थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब पूरे परिप्रेक्ष्य को, परिदृश्य को देखते हुए, थ्रू आउट द डे, ठीक है ना, ऑल ओवर द डे, ऐसे बोलते हुए अपने। मुझे लगता है आपको जो है डांट फटकार वाला प्रोग्राम है ना, शायद मैं ही कभी आपको टोक देता हूँ, डांट फटकार लगा देता हूँ, है ना, तो आपको थोड़ा सा हर्ट तो होगा, दिल पे तो लगती है आपके कि बोल कैसे रहा है, फीस हमने दी है, ये जुबान पे बोल देता है हमारी, मैं कराऊंगा, जैसे करवाऊंगा वैसे कराऊंगा, है ना। कई बार मेरे को लगता है आपको थोड़ा हर्ट तो होता होगा इस बातों को। होने दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बात का। क्यों? क्योंकि मुझे पता है सिलेक्शन वही बच्चे करवाएंगे इतनी भीड़ के अंदर जो ध्यान से डांट फटकार को भी सह लेंगे। माँ बाप भी तो डांट फटकार लगाते हैं, घर से बाहर कर देते हो उनको। माँ बाप के बाद गुरु को थोड़ा सम्मान दे दो, बेड़ा पार हो जाएगा तुम्हारा। थोड़ा टेंशन देना शुरू करो भाई, डांट फटकार लग दिया तो क्या ही फर्क पड़ता है, आप उधर बैठे हो मैं इधर बैठा हूँ, तुम तो उतनी चीजें सीखते जाओ जितनी तुम्हारी काम की है ना। ये दोनों ध्यान रखिएगा। चलो इन पर संबंधित थोड़ा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, है ना। अच्छा एग्जाम्पल रखते हैं, इसका कोई पैटर्न अपने सामने। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं आपको कि गो थ्रू दीज नोट्स ऑफ नरेश उपाध्याय। अपनी बढ़ाई कर लेता हूं थोड़ी। उपाध्याय, गो थ्रू दीज नोट्स ऑफ नरेश उपाध्याय एंड गेट थ्रू द एग्जाम। ये सेंटेंस है प्रॉपर, मैंने आपको पूरा का पूरा एक सेंटेंस ही दे दिया है जी। सेंटेंस में कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन अनुवाद करना आना चाहिए, क्योंकि आपके ट्रांसलेशन भी आएंगे, अनुवाद भी आएंगे भी। सर मैथ्स वाले भी डांटते हैं। मैथ्स वाले तो भाई गुरुजी डांटते हैं आप तो। सर ऑप्टिमिज्म का अर्थ क्या होता है? आशावादी, जो कि आप सभी को होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए सभी को। गो थ्रू दीज नोट्स, गो थ्रू का मतलब गहन अध्ययन करिए। गो थ्रू दीज नोट्स, इन नोट्स का गहन अध्ययन करिए। किसके नोट्स भाई? ऑफ नरेश उपाध्याय, मैं खुद ही हूं भाई। एंड गेट थ्रू द एग्जाम, और एग्जाम में सफल हो जाओ। ये इसका अनुवाद हो गया है। तो दोनों फ्रेजल वर्ब भी आप याद रखिएगा, ये पैटर्न बनते हैं गो थ्रू और गेट थ्रू। अनुवाद हिंदी में लिख देता हूं। नरेश उपाध्याय के
ये नोट्स, जो भी नोट्स है ना, नरेश उपाध्याय के नोट्स का गहन अध्ययन करो, मतलब अच्छे से पढ़ लो, गहन अध्ययन करो, गहन अध्ययन कर लो और एग्जाम में सफल हो जाओ। सफल होना, गेट थ्रू। ये पूरे वाक्य का अनुवाद भी होगा, इस बहाने आपके सेंटेंस भी थोड़ा दिमाग में रखिएगा, काम आ जाएंगे। लिख लो इसको। लिख लेना इसको जरूर जरूर। चलो बताता हूं आपको। सबसे पहले मैं कल की एक क्लास के अंदर एक पैटर्न मैंने बताया था, जैसे एक दोस्त ने पूछा भी था सर सीनियर टू जूनियर टू, उसमें कई और भी बातें अपने लिखी थी। उसमें एक आपने लिखा था की टू, जैसे था ना सेंटेंस, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, जरूर ध्यान रखिएगा भाई। की के बाद KEY के बाद टू लग रहा है, आप तो वो वाक्य ही याद कर लो। मेरी सलाह तो आप सभी साथियों को ये है भाई, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, पूरा वाक्य याद कर लो। जैसे होते हैं ना आमतौर पे अपने मुहावरे वगैरह याद रखते हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, है ना, वो तो ईद का चांद हो रहा है, इस तरीके से अपने जो है वो मुहावरे वगैरह याद करते हैं ना, ऐसा अंग्रेजी में वाक्य याद कर लीजिए। कौन सा? हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। पेपर में क्या करते हैं, की के बाद KEY के बाद रेगिस्तान दे देगा, ऑप्शन होंगे, कई सारी प्रेपोजिशंस आएंगी, आपको की के बाद कौन सी लगानी है? टू। आपको ईमानदारी से बताऊं ना, मैंने भी, मेरे जहां तक याद है, मेरे जीवन में पहली बार जब भी ये सेंटेंस देखा होगा, मुझे गुरुजी ने जब बताया ना, की के बाद मुझे KEY के बाद ऑफ जच रहा था, OF वाला, की ऑफ सक्सेस, सफलता की। का या की का भाव आते ही जुबान पे, मन में जो ज्यादा बेहतर उत्तर लगता है ना, वो लगता है ऑफ, लेकिन नहीं था भाई। गुरुजी ने बोला नहीं बेटे, KEY की के साथ तो टू लगता है। मैंने कहा ठीक है, अब जच तो नहीं रहा था, पर करें क्या, फिक्स वाला हिसाब किताब सा था, कर लिया याद। फिर मैंने आपको वहां पे एक और पैटर्न बताया था, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के साथ क्या लग रहा था? टू, सॉल्यूशन टू, एक फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, ठीक है, जरूर ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन के साथ टू। एक थ्रेट, वो चाइना वाला सेंटेंस लिखा था हमने कल, चाइना इज अ बिग थ्रेट फॉर इंडिया, जचता है भारत के लिए चाइना एक बड़ा खतरा है। के लिए वाला भाव आते दिमाग में जो है ना, प्रेपोजिशन आती है फॉर, नहीं भाई, कौन सी लगी थी? थ्रेट के साथ टू प्रेपोजिशन लगाई थी, याद रखना। अभी क्या करें, कोई ऑप्शन है नहीं, ऐसे थोड़े दिमाग में रखने पड़ेंगे, इलाज नहीं है उनका। ये तो कुछ कुछ ऐसे सेंटेंस आप याद रख लीजिएगा अभी, ठीक है ना। सर मैंने कल बिना देखे इस टॉपिक का टेस्ट दिया था, 14 नंबर है 15। अरे वेरी गुड, शाबाश यार, बहुत बढ़िया लगा अभी, है ना। बस ऐसी की ऐसी कार्रवाई अपने जो मेन एग्जाम में जिस दिन आपकी बैठ जाएगी ना, ग्रेड 4 का पेपर देकर जिस दिन बाहर आप आओगे, जब भी होगा आप ग्रेड 4 का पेपर जिस दिन देकर बाहर आओगे ना, उस दिन अगर आपके दिमाग में मेरी सकारात्मक छवि रहेगी ना, वो मेरे लिए सही जीत है कि चलो ठीक है, इनको कुछ बातें समझ में आई और वो पेपर में लागू करके आए, वो असली पार्ट बनता है भाई। बाकी और आनी जानी नहीं है किसी भी कोई बात में, बहुत बढ़िया पढ़ाया यार, ये कर दिया यार, वो कर दिया, मैं इन सब नकली बातों को मानता ही नहीं हूँ। मेरे लिए असली बात यह कि पेपर दे के जिस दिन बाहर आ रहे थे ना, उस दिन उन क्लासेस के थ्रू, उन क्लासेस के माध्यम से आपको कोई मदद मिली कि नहीं मिली, ये मैटर करता है, मायने रखता है। मुझे लगता है आपके लिए भी ये मैटर करता होगा, ठीक है। और देखिएगा तो ये गो थ्रू गेट थ्रू को जरूर दिमाग में रखेगा, बहुत सॉलिड खेल है इनका, थोड़ा दिमाग में रखना अति आवश्यक आपके लिए, इनमें गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। तो चलो एक और नोट, आज थोड़ा ही समय अपने पास आज की क्लास का, जाते जाते एक दो पैटर्न आपको सॉलिड बता देता हूं, बाकी प्रेपोजिशन वाले में कल बातचीत कर लेंगे। एंटर के साथ ENTER, एंटर्ड प्लस इन ऑब्लिक इनटू इज इक्वल टू क्रॉस, क्या समझे? एंटर्ड के साथ इन इंटू का प्रयोग ही नहीं होता। एंटर्ड, कभी वर्ब एंटर लिख रखी हो ना, इसके साथ ना तो लगे इन ना लगे इनटू, मतलब नहीं लगता। मैंने क्रॉस लगा दिया किसके आगे? इन और इनटू, क्योंकि जचती क्या है जुबान पर? इन इनटू। जैसे मैंने सेंटेंस देखा था आपको, मान लो सेंटेंस है व्हेन आई एंटर्ड इनटू माय रूम या इन माय रूम अ कैट was sleeping। ऐसा सेंटेंस मैंने आपको पता है जब हमने सीक्वेंस ऑफ टेंस पढ़े थे,
जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वगैरह पढ़ रहे थे तब लिखवाया था। उस दिन मैंने ये इन इनटू पे बातचीत नहीं करी थी, क्योंकि मुझे पता था उस दिन मेरे लिए वो पैटर्न ज्यादा जरूरी कौन सा था, वो सीक्वेंस समझाना। आज मेरे पास प्रेपोजिशन का टॉपिक है, इसलिए मैंने उस दिन प्रेपोजिशन को साइड में रख दिया था। एंटर्ड इनटू गलत है भाई। When I entered into my room, जब मैंने मेरे कमरे में प्रवेश किया। अब कोई कहते गुरुजी फिर इनटू नहीं आएगा, इन आएगा। नहीं भाई दोस्त, इन भी नहीं आएगा। कारण मैंने क्या लिखा, एंटर्ड, जिसका अर्थ क्या होता है हिंदी का अर्थ प्रवेश। एंटर्ड के साथ ना तो लगे इन और ना लगे इनटू, कुछ नहीं आएगा। When I entered my room, a cat was sleeping, एक बिल्ली सो रही थी इन माई चेयर, मेरी कुर्सी में। When I entered my room, जब मैंने मेरे कमरे में प्रवेश करा, एक बिल्ली मेरी कुर्सी में सो रही थी, या कुछ भी वाक्य बना दो, ये अर्थ बनेगा। एक तो ये फॉर्मेट। सर अगर एंटर ही आए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एंटर ही आए तो भी नहीं लगेगा, एंटर ही कर दोगे ना तो भी नहीं। एंटर तो मैं इसलिए लिख रहा हूं कि जो वाक्य बनेगा ना दोस्त आमतौर पर वो एंटर्ड वर्ब के थ्रू बन जाता है, तो मैंने तो एंटर्ड इसलिए लिखा। बाकी एंटर भी लिख लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख लो, क्या ही दिक्कत है तो वर्ब ही। एक कंडीशन बनती है, बस एक ही कंडीशन बनती है, वो अपने को थोड़ी ध्यान में रखनी। कौन सी? वो है ये एंटर्ड इनटू। एंटर्ड के साथ एक ही कंडीशन में इनटू लग सकता है। कौन सी? एक भाव बनता है जी, एंटर्ड इनटू अ न्यू एरा। न्यू एरा, एरा का मतलब होता है युग, या फिर एंटर्ड इनटू अ न्यू एरा, एंटर्ड इनटू अ न्यू लाइफ, एंटर्ड इनटू अ न्यू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का अर्थ क्या होता है? समझौता। थोड़ा दोबारा सुनो आप बात को। आमतौर पर एंटर के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती, याद रख लोगे। मैं यहां करता हूं इसको। आमतौर पर एंटर के साथ ना कोई इन लगे ना कोई इनटू लगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एंटर्ड के साथ एक स्थिति के अंदर इनटू का प्रयोग कर सकते हैं। एक स्थिति है, वो कौन सी? जब या तो लिख रखा हो एंटर्ड इनटू अ न्यू एरा। एरा का मतलब होता है युग, एक नए युग में प्रवेश किया। अ न्यू लाइफ, एक नए जीवन में प्रवेश किया। कोई पहली बार माता पिता बनते हैं ना, तो माता पिता के माता पिता उनको कहते हैं कि बेटा औलाद हुई है आपके, तो अब आपका एक नया अध्याय, नया जीवन नया शुरू हुआ है। शादी होने पर लड़के लड़की को बोला जाता है कि आज से आपका एक नया जीवन शुरू हो रहा है, तो वो ऐसी स्थिति बनती है। या एग्रीमेंट, समझौते को बोलते हैं। ये क्या होता है जी? एक्सप्रेट, ये अपने आप में कहीं भाव होते हैं, सारे के सारे अपने आप में क्या होते हैं? भाव होते हैं, दिखते नहीं है ये भी। आप कभी किसी को वाह भाई एक नए जीवन में प्रवेश किया तूने, तो वो नया जीवन दिख थोड़ी रहा है। तूने एक नए युग में प्रवेश किया, भाई साहब एक नए युग में प्रवेश किया मैंने, वो युग दिख थोड़ी रहा होता है। दीज आर एक्सप्रेशंस, ये भाव होते हैं। एग्रीमेंट, नए एक समझौते में प्रवेश हुआ है तेरा, है ना, ये दिखते नहीं है, ये तो क्या होता है? भाव। लेकिन भाई कमरे में प्रवेश करना तो दिख रहा होता है ना कि कमरे में प्रवेश हो गया कि नहीं हो गया। एंटर के साथ इन इनटू का प्रयोग नहीं करते। एक स्थिति में एंटर के साथ इनटू लग सकता है, ये देखो मैंने नीचे टिक लगा दिया है। कौन सी स्थिति है मेरे भाइयों? ये न्यू एरा, न्यू लाइफ या फिर न्यू एग्रीमेंट, ऐसा कुछ भी दे रखो, तब अपने इनटू का प्रयोग कर सकते हैं। ये अपने को आज के लिए ये बात जो है ध्यान में रख लेनी है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। रही गई बातें जो अपने कल पढ़ेंगे। आज अपनों ने जो जो पैटर्न पढ़े, एक बार आपको दोबारा से, मैं वो कहता है ना जो जाने से पहले थोड़ी सी बातचीत दोबारा कर जाता हूं। ये पढ़ा है आज हमने, थोड़ा ध्यान रखिएगा। डाई के साथ ऑफ कब लगेगा? किसी व्यक्ति की किसी बीमारी से मृत्यु हो जाती है। फ्रॉम कब लगता है? ओवर पिल्स, ओवर ड्रिंकिंग। इसमें ना ओवर स्लीपिंग भी लिखा रहता है, पर वैसे कभी सुना नहीं ज्यादा सोने से किसी की मृत्यु होगी। हाँ, नींद में ही कोई व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चला गया, वो तो जरूर सुना है। फिर डाई फॉर, एक कॉज, किसी के कारण से किसी की मृत्यु हो जाए, जैसे देश के, आमतौर पर इसमें पेपर में क्वेश्चन देखे जाते हैं कि देश की वजह, देश के लिए मर गया, ऐसी कोई स्थिति हो तो। फिर इसके अंदर एक पैटर्न अपनों ने सीखा था जी, ये वाला, ही डाइड इन, ये याद रखिएगा। डाइड इन, या इन प्रेपोजिशन लग रहा था, यहां पर भी इन लग रहा था। कौन सी? जब डेप्ट, कर्ज से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, या कोई एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु होती है, तो अपने डाई के साथ इन लगा रहे थे। डाई फ्रॉम ओवर पिल से हो ही गया था। वर्ब में मूवमेंट अगर ना हो तब तो इन लगा रहे थे, मूवमेंट हो तो अपने किसको चुन रहे थे भाई? इनटू को चुन रहे थे। ये अपने को ध्यान में थोड़ा सा रख लेना है। फिर एक मैंने आपको बता दिया जी, नोट इसके अंदर लिखा था अपनों ने, ठीक है ना, वो कौन सा लिखा था? ब्लाइंड। ब्लाइंड के साथ इन लगता है, लेकिन कब? जब वन आई, लेफ्ट आई या राइट आई दे रखा हो। लेकिन ब्लाइंड विद माइंड, ये एक फ्रेज थी, ठीक है ना। ब्लाइंड इन, ये हो ही गया था। ही इज ब्लाइंड, यहाँ कोई प्रेपोजिशन की लोड ही नहीं थी। ही इज ब्लाइंड मतलब है अंधा है। सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, प्रेफर टू, प्रायर टू, प्रेफरेबल टू, टू लगता है जी तुलना के तौर पर भी। ये थोड़ा ध्यान में अपने रख लेना है, काम आएगी आपकी बात। फिर इन स्पाइट ऑफ, ऑफ लगता है जी, जैसे प्राउड ऑफ बताया मैंने पीछे आपको, प्राउड ऑफ, ठीक है ना। इन स्पाइट ऑफ का अर्थ क्या होता है? के बावजूद। ऑफ लगता है जी, डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, डेस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं करते। गिल्टी ऑफ होता है, एक्यूज्ड ऑफ होता है, रिपेंट ऑफ होता है, ये ऑफ आमतौर पर यहाँ पे प्रयोग में लाए जाते हैं। ये फॉर्मेट फिक्स है। क्या इतने ही होते हैं? कि नहीं भाई इतने नहीं होते, और बहुत सारे होते हैं, पर कम से कम इतने पहले याद आपको जरूर रखने चाहिए। फिर है जी, ये ध्यान रखिएगा, ये तो चलो मैंने सेंटेंस बनाए थे, इन सभी से संबंधित कुछ सेंटेंस आपके सामने रखे थे। और फिर ये था जी थ्रू। थ्रू का मतलब क्या होता है? से होकर, ठीक है ना, से होकर। मान लो आप है ना कोई अखबार पढ़ रहे थे,
फिर आपने कोई खबर पढ़ी, जानकारी पढ़ी आपने, फिर आपने अपने किसी दोस्त को बताया कि यार ऐसा ऐसा हो गया, फिर उसने तेरे को कहां से पता चला? तो आपने कहा आई गोट टू नो, मुझे जानने में मिला, आई गोट टू नो अबाउट दिस थ्रू द न्यूज़पेपर, थ्रू द न्यूज़पेपर, मुझे न्यूज़पेपर के माध्यम से बात पता चली। ये पैटर्न है, यहां पर अपने प्रयोग में ला सकते हैं थ्रू का। केव, टनल और फॉरेस्ट के साथ थ्रू लगा रहे थे। गो थ्रू, गेट थ्रू को कतई भूलना नहीं है, जरूर दिमाग में रखिएगा। सफल होना, गहन अध्ययन करना। और ये एंटर के साथ आमतौर पर इन इंटू लगाते नहीं है, लेकिन एंटर के साथ इंटू का एक स्थिति में प्रयोग हो सकता है, जब क्या दे रखा हो, ये वाली लाइन है, न्यू एरा, न्यू लाइफ, न्यू एग्रीमेंट, तो वही लगा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पढ़ा है जी आज हमने, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अगली क्लास में प्रेपोजिशंस कंप्लीट हो जाएंगे, घबराइए मत, ठीक है ना। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।